Hello guys, welcome you all on Disha Publication e-learning platform. My name is Rudra Gautam and today we will discuss Space Technology Part 5th. तो 4 लेक्चर हम लोग ले चुके हैं, जरूर उन्हें देखिए। और उसके बाद में आज के लेक्चर में मेनली हम लोग कुछ ब्रीफिंग करेंगे जो हमने पहले पढ़ा है, और साथ ही साथ हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सैटेलाइट्स भारत के द्वारा भेजी गई, जैसे इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इनसेट, जो इंडियन सैटेलाइट्स हैं इनसेट, तो आज हम लोग इनसेट के डिटेल वर्जन्स जो समय समय पर निकाले गए उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। और इसके अलावा जीसैट और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और भारत के रीसेंट अचीवमेंट्स, उन सभी को हम लोग पार्ट 6 में डिस्कस करने वाले। सो दिस वन इज द सेकेंड लास्ट लेक्चर फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन दिस सेशन। और यहां पर देख रहे होंगे आप कि इसरो ने बहुत से ऐसे अचीवमेंट माइलस्टोन कवर किए हैं, जिसमें सबसे शुरुआत में जैसा कि इसरो की स्थापना हुई 1969 में, उसके बाद में शार जो कि श्रीहरिकोटा में। तो मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि श्रीहरिकोटा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो कौन सी झील पर है, तो यस इट इज द करेक्ट, इट्स करेक्ट आंसर इज पुलिकट लेक। और ये पुलिकट लेक कहां आती है? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद में आर्यभट्ट हमने 1975 में लॉन्च किया, और उसके बाद में देखिए लगातार हमने बहुत से टीवी के सैटेलाइट्स, इनसेट्स एक्सेट्रा, और भास्कर हमने लॉन्च किया, हमने रोहिणी के अलग अलग वर्जन्स को लॉन्च किया, हमने एप्पल को लॉन्च किया, और फाइनली हमने ASLV में सफलता प्राप्त की, PSLV में हमने सफलता प्राप्त की, GSLV में हमने 2014 में सफलता प्राप्त की थी, और हमने चंद्रयान को 2008 में भेजा, और 2014 में मार्स ऑर्बिटल मिशन जो कि बेहतरीन बेजोड़ नमूना है इंजीनियरिंग का, उसे हमने मंगल की कक्षा में ऑर्बिटिंग के लिए लगा दिया। चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया, और साथ ही साथ में अब हम चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाले हैं, आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने वाले हैं, शुक्रायान मिशन को लॉन्च करने वाले हैं, हम लोग एस्ट्रॉइड्स पर भी काम करेंगे, गगनयान मिशन को हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, राइट। तो ये सभी मिशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं भविष्य में इंडिया के लिए। तो हमने देख लिया था कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं। आप यदि एक बार फिर से समरी देखना चाहते हैं तो आप पॉज करके जरूर पढ़िए इनको। व्हाट आर रीयूजेबल रॉकेट स्टेजेस लॉन्च व्हीकल, और साथ ही साथ में अवतार पर मैंने बात की थी। तो कैन यू रिकॉल दैट इमेज जो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से वो सैटेलाइट को स्पेस में लगाएगा। आपको मैंने एक ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दिया था कि अर्थ से कैसे मंगल पर हमने मार्स ऑर्बिटल मिशन मॉम को भेजा था, और मॉम में देख लीजिए हमने शुरुआती कक्षाओं में इस प्रकार से रोटेट करते हुए, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो पलायन वेग होता है, एस्केप वेलोसिटी, वो 11.2 किलोमीटर पर आवर होती है। ये स्पीड को अचीव करना इट इज नॉट दैट इजी, और इसीलिए हम क्या करते हैं, धीरे धीरे बाहर की कक्षाओं में पहुंचाते चले जाते हैं, इसका जो अपना रेडियस से बढ़ाते जाते हैं, और फाइनली हम लोग जो है पृथ्वी की कक्षा से स्पेसक्राफ्ट ट्रैजेक्टरी को मार्स की कक्षा तक पहुंचाते हैं, और फिर मार्स में भी इसी प्रकार से ऑर्बिट करना स्टार्ट करता है। तो इसी प्रकार से हम चंद्रमा पर, मंगल पर या अन्य किसी ग्रह पर जैसे शुक्रायान को भेजेंगे तो वो भी कुछ इसी प्रकार से भेजा जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये होते हैं मिशन मोड, और यहां पर मैंने मीथेन जो सेंसर है उसके बारे में बताया था आपको, कैसे जीवन की संभावना यहां पर मिल सकती है। चंद्रयान मिशन को डिटेल में हम लोग पार्ट 6 में डिस्कस करने वाले हैं। आदित्य L1 मिशन, लैग्रांजे पॉइंट क्या होता है ये जरूर आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज L1? बेसिकली पृथ्वी और सूर्य के बीच में वो 5 बिंदु जिन्हें हम L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग हमारे आदित्य को, मतलब इसरो अपने आदित्य मिशन को जो सूर्य का अध्ययन करेगा उसको उस बिंदु पर लगाएगा जहां पर पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाए। मतलब आप समझ गए, पृथ्वी का पुल और सन का पुल, क्योंकि सूर्य अपनी तरफ सभी पिंड्स को खींचता है, पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन सूर्य का पुल बहुत ज्यादा है, उसको उसकी तरफ से किसी भी सेलेस्टियल बॉडी या फिर आप कह लीजिए जो आर्टिफिशियल बॉडीज हैं जैसे आदित्य मिशन, तो ये है L1 पॉइंट।
जहां पर सूर्य का ग्रेविटी पुल और पृथ्वी का ग्रेविटी पुल इक्विवेलेंट हो जाए, इस पॉइंट पर किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और ये आसानी से सूर्य के अलग अलग एंगल्स, चित्रण को, प्लाज्मा स्टडीज वगैरह को एक प्रॉपर तरीके से कंडक्ट कर पाएगा। तो ये है भारत का आदित्य L1 मिशन। इज इट क्लियर? तो आदित्य विल बी इंडिया थर्ड बिग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आउटिंग आफ्टर मार्स एंड मून। हम लोग शुक्रयान पे भी जाएंगे 2026 का, जो कि प्लानिंग है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इट इज लाइकली टू लॉन्च 2019-20 ऐसा था, लेकिन इसे अब 2022 में लॉन्च किया जाएगा। तो ये लगभग कितने किलोमीटर दूर होगा? पृथ्वी से लगभग जो है 15 लाख किलोमीटर। तो 15 लाख किलोमीटर वो L1 बिंदु है जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। इज इट क्लियर? और मेनली इसमें क्या इंस्ट्रूमेंट है भाई? सूर्य के आउटर कोरोना को, कोरोना का मतलब जो शुभ्र चमकता हुआ जो पार्ट होता है कोरोना, है ना, उसे ये अध्ययन करेगा। मैग्नेटिक फील्ड, सन में भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, और सोलर विंड्स जो तेजी के साथ आती हैं, प्लाज्मा के छोटे छोटे कण पूरे जो इस सोलर सिस्टम में मूव करते हैं, उन सभी पर अध्ययन करने का काम करेगा आदित्य L1 मिशन। और फाइनली जो गगनयान मिशन है, इसे भी हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 6 में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मेरा जो उद्देश्य है, आज की क्लास का उद्देश्य है कि भाई एक तो ये 3 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो स्पेस प्रोग्राम का कुछ फंडामेंटलिस्ट, जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो पुरातनवादी लोग हैं, वो क्यों क्रिटिसिज्म, आलोचना करते हैं। ये पूरा पॉइंट्स आज आपको क्लियर होगा। और क्या वाकई में इंडिया जो इसरो पर इतना पैसा लगा रहा है, इज इट अ वाइज इन्वेस्टमेंट? यदि ऐसा कोई प्रश्न आए तो आप आंसर दे सकते हैं। वाई वी मस्ट एक्सप्लोर, ऐसा क्या कारण है कि हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए? तो इन सब के कारण आज आपको पता चलने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन स्पेस एरेना फॉर सोशल, साइंटिफिक एंड सिक्योरिटी पर्पस। नो डाउट आने वाले समय में स्पेस वॉर नाम की चीज होगी। सिक्योरिटी कंसर्न के लिए हमें अपने आप के जो बेस को मजबूत करना होगा, साइंटिफिकली अपने आप को प्रूव करना, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी का एम्बेडेडनेस यहां पर होगा। सोशली अपलिफ्टमेंट करने के लिए जो हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट। तो फंडामेंटलिस्ट इस इन्वेस्टमेंट को एक वेस्ट के रूप में देखते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, यदि हम पॉजिटिव माइंडसेट से सोचें तो। ऑल द प्रीवियस मिशन ऑफ इसरो इज अबाउट रेस ऑफ प्लैनेटरी रिसोर्सेज। पहले के जो मिशन थे वो हमारे प्लैनेट भारत के भूभाग में कौन कौन से रिसोर्सेज, मिनरल मिल सकते थे, उन पर था। अनफॉर्चुनेटली इट हैज नॉट प्लान एनी मिशन टू एस्ट्रॉइड। अभी तक हमने कोई एस्ट्रॉइड पर, और जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी है, पृथ्वी से बाहर की जो बॉडी है, उन पर बहुत से मिनरल्स है, उन पर अभी कोई विशेष रिसर्च नहीं की गई है। तो इस पर काम करना स्टार्ट तेजी के साथ होगा। दुनिया के अन्य देश इस पर काम कर रहे हैं, तो हम भी इसको स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अनफॉर्चुनेटली ये लोग बोल रहे हैं कि प्लैनेटरी जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है। इज इट क्लियर? तो जिस प्रकार से चाइना चैंगी मिशन के द्वारा चंद्रमा से बहुत सारे रिसोर्सेज को जो है उन पर रिसर्च कंडक्ट करना चाहता है, तो ऐसा ही कुछ अभी तक क्यों नहीं हुआ? ठीक है, एक ये भी पॉइंट आता है। और चंद्रयान 2 का जो फेलियर है वो अपने आप में एक जो है बैरियर के तौर पे काम कर रहा है। तो यहां पर यदि हम गगनयान को पॉजिटिवली कर देंगे, आदित्य L1 मिशन को, शुक्रयान को पहुंचा देंगे, चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लगा देंगे, तो ये एक फील गुड होगा। और ये यहां पर भी क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है कि इतने भारी भरकम जो एजेंडाज हैं वो हमारे अनसक्सेसफुल हो गए। तो ये कुछ पॉइंट्स है कि क्रिटिसिज्म कहां कहां है और हम लोग इसके लिए क्या बचाव में अपना तर्क दे सकते हैं। यू मस्ट गिव मी योर रेशनल, आप अपने रेशनल भी जरूर एज ए इनपुट जो है जरूर अपने कमेंट के तौर पे जरूर दीजिए। अ वाइज इन्वेस्टमेंट वाकई में क्या होता है? आपने ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट जरूर पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब यह है कि आपने एक और बात सुनी होगी, राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि यदि मैं यहां से 1 रुपए भेजता हूं तो अंतिम छोर पर केवल 14 पैसे पहुंच पाते हैं, 14 पैसा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है
बीच में बहुत सारे लीकेजेस थे। इस लीकेजेस को कम करने के लिए हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम्स हैं, और अभी आपने जो एक और स्कीम देखी, हैव यू हर्ड अबाउट दैट, ई रूपी। इससे तो काफी हद तक लीकेजेस और मनी का सही यूटिलाइजेशन, जिस दिशा के लिए केंद्र सरकार द्वारा पैसे भेजे जा रहे हैं उसी दिशा में लगेंगे। तो व्हाट इज ई रूपी, इस पर जरूर आप मुझे बताइए ये क्या है, बहुत ज्यादा चर्चा में एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पूरे विश्व में इतने लार्ज स्केल पर ई रूपी जैसा ये क्यूआर कोड एप्लीकेबल बेस्ड कोई आज तक इस प्रकार के इतने बड़े स्तर पर यूज नहीं हुआ है। सो मैनी पीपल, कुछ मायोपिक जो शॉर्ट साइटेडनेस रखते हैं, मायोपिक लोग कौन होते हैं, जिनकी ज्यादा दूरदर्शिता नहीं है, वो हमेशा ये प्रश्न करते हैं कि द रिलेवेंस ऑफ स्पेस एक्टिविटीज अ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन विच वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फीड इट्स पॉपुलेशन। वो कहते हैं कि आपके पास खाने को तो दाने नहीं है, कई बार एक डायलॉग आता है ना, घर में नहीं है दाने अम्मा चली भुजाने। तो ये जो स्टेटमेंट है कुछ इसी प्रकार का यहां पर कि खाने के लिए तो लोगों के पास कुछ नहीं है, आप इसरो में और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। एक्चुअल में दिस इज अ शॉर्ट साइटेडनेस, ये दूरदर्शिता नहीं दिखलाता है, ये एकदम उनकी सूक्ष्म सोच को दिखलाता है। तो यहां पर डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया जैसों को प्रॉम्प्ट आर्ग्यूमेंट करना होगा, और यहां पर देखिए इन्वेस्टमेंट नीड टू बी रीडायरेक्ट इन, और वो लोग ये भी बोलते हैं कि जो ये निवेश है उसे इमीडिएट इंटरवेंशन के साथ एजुकेशन और हेल्थ में लगाया जाए, बजाय कि आप अननेसेसरली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बट बेसिकली व्हाट इज द एक्चुअल सिनेरियो, और सबसे खास बात चंद्रयान 2 के असफल होने पर यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम का एक स्टेटमेंट आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर में। एपीजे अब्दुल कलाम ओपाइन दैट इंडियंस वर टू प्ले अ मीनिंगफुल रोल इन कम्युनिटी ऑफ नेशंस, और यदि कम्युनिटी ऑफ नेशंस के बीच में यदि एक मीनिंगफुल रोल प्ले करना है तो यहां पर दे मस्ट बी सेकंड टू नन इन द एप्लीकेशन एडवांस टेक्नोलॉजी टू देयर रियल लाइफ प्रॉब्लम। हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम का जो एक अंतिम हल है, यदि कम रिसोर्सेज हैं तो उनको कैसे बढ़ाया गया, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन लाकर, कहां कहां रिसोर्सेज मिनरल की संभावना है, ये सब कैसे पता चल पाया, जब हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में कदम रखा और हम लोग मिनरलॉजी इत्यादि पे काम करने लगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझने होंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट, यू कैन ऑल्सो कोट द सेम, यस और नो। सो यहां पर व्हाट वी मस्ट एक्सप्लोर, क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कि जो हमारे कुछ करने की जिज्ञासा, किसी को जानने की इच्छा, आर वाइटल टू ह्यूमन स्पिरिट। तो ये कुछ जानने की इच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टिंग द चैलेंज, गोइंग डीपर इनटू स्पेस इज अ वे अहेड। हमें और ज्यादा डीप में जाना होगा, चीजों को और एक्सप्लोर करना होगा। ये ओवरऑल नॉट ओनली इंडियन ह्यूमन बींग्स, एक ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। द इनटेंजिबल डिजायर टू एक्सप्लोर चैलेंजेस द बाउंड्री ऑफ व्हाट वी नो, वेयर वी बिगिन एंड प्रोवाइडेड बेनिफिट टू आवर सोसाइटी फॉर सेंचुरीज। आने वाले जो साल हैं, सेंचुरीज तक हम इनके फ्रूट्स, इनके जो फल हैं, उनका फायदा उठा सकते हैं। सो ह्यूमन एक्सप्लोरेशन हेल्प टू एड्रेस फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट आवर प्लेस इन यूनिवर्स, हमारा स्थान कहाँ यूनिवर्स में, और हिस्ट्री ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और इसीलिए चैलेंज ये है रिलेटेड टू ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन, वी एक्सपेंड टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट न्यू इंडस्ट्रीज। तो आजकल हम लोगों ने नई इंडस्ट्रीज भी क्रिएट की है। अब हम लोग प्राइवेट सेक्टर को भी इनवाइट कर रहे हैं, जिस प्रकार से अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज में प्राइवेट प्लेयर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे आप जेफ बेजोस की बात कीजिए, इलॉन मस्क की बात कीजिए, रिचर्ड ब्रैंसन की बात कीजिए, तो ये प्राइवेट प्लेयर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। बोइंग इत्यादि भी काम करते हैं, यस और नो। और जो एयरबस है फ्रांस की, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो दोस्तों ये तो हुआ कुछ क्वेश्चंस यदि आपसे पूछे जाएं कि क्यों जरूरी है स्पेस एक्सप्लोरेशन, और इसरो जैसे इंस्टीट्यूशन में, जो कि मल्टी इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, अलग अलग देश के कॉर्नर में ये इंस्टीट्यूशंस हैं, तो क्यों हमें यहां पर निवेश करने की आवश्यकता है। तो ओवरऑल आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रिकल डाउन इफेक्ट को जरूर कोट कर सकते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट बात आ रही है
कि कौन कौन से सैटेलाइट्स हमारे द्वारा भेजे गए, तो उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखिए हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम, और हमने अवतार तक सारे वर्जन्स देख लिए, डेवलपमेंट हिस्ट्री देख ली, ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया। अब सैटेलाइट प्रोग्राम भारत में कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स, ये बनाए गए और इनके बहुत सारे वर्जन्स, डेवलपमेंटल हिस्ट्री हम लोग देखने वाले हैं। तो इनसैट को आज हम लोग कंप्लीटली देखेंगे इन डिटेल। अगले लेक्चर में हम लोग जीसैट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट देखेंगे, जो इनसैट के बाद में हमने जीसैट स्टार्ट किए। और जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो पृथ्वी के अध्ययन के लिए थे। जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं उनमें पैन क्रोमेटिक कैमरा होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट। यहां पर जो जीसैट और इनसैट है इनमें ट्रांसपोंडर्स होते हैं, ये डेडिकेटेड टेलीकॉम के लिए, जबकि ये पृथ्वी की मिनरोलॉजी, एटमॉस्फेयर, साइक्लोन इत्यादि को बताने के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और यहां पर हमने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स के बारे में बात की थी। तो आपको उन सभी के जो हेडक्वार्टर्स हैं, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। तो फर्स्ट सेकंड लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया था कहां कहां पर किस किस के हेडक्वार्टर्स हैं, जरूर उसे रिवाइज कर लेंगे आप। इन सबको शुरू करने से पहले, इनसेट की पूरी कहानी को शुरू करने से पहले, आई वॉन्ट टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दोस्तों यहां पर बैंड होते हैं और उस बैंड के आधार पर क्या हो रहा है, ट्रांसपोंडर्स होते हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि इनसेट पढ़ने जा रहे हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो ट्रांसपोंडर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे बेसिक जो ट्रांसपोंडर होता है वो आई बैंड, जो 200 मेगाहर्ट्ज तक है। फिर जी बैंड ट्रांसपोंडर 200 से 250 मेगाहर्ट्ज, पी बैंड ट्रांसपोंडर जो कि 250 टू 500। फिर आते हैं एल बैंड और एस बैंड, ये दोनों मैंने आपको बताए थे। निसार, कैन यू रिकॉल निसार क्या है? फुल फॉर्म बता दीजिए। निसार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट लिख दीजिए इसके बारे में। और ड्यूल मोड था, एस और एल। फिर सी बैंड की बात आ रही है, सी बैंड इससे ज्यादा पावरफुल है। एक्स बैंड, कू बैंड, का बैंड, के बैंड, वी बैंड, डब्ल्यू बैंड। तो इनके अलग अलग ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज पे, यदि हमें बहुत बड़ा सैटेलाइट भेजना है या लार्ज कवरेज के लिए, वीडियो कॉलिंग या डायरेक्ट टू होम है ना, डीटीएच सेवाएं हैं, तो उसके लिए हमें क्या होता है, बड़े स्केल के ट्रांसपोंडर भेजने होते हैं, एंड दैट इज व्हाई द साइज ऑफ सैटेलाइट विल इंक्रीज। तो हमें जो लॉन्च व्हीकल है वो भी भारी भरकम चाहिए होगा। और इसीलिए क्या होता था कि जब तक हमारे पास जीएसएलवी नहीं आए थे, तो हम फ्रेंच गुयाना के तट से, जो कि कोरू में लोकेटेड है, वहां से एरियन नाम के लॉन्च व्हीकल से हम लोग भेजा करते थे अपने सैटेलाइट्स को। इज इट क्लियर? अब हम लोग जीएसएलवी से भेजते हैं, 4000 किलोग्राम से ज्यादा होगा, अगेन वी नीड टू शिफ्ट देयर। एक समय था जब हम लोग यूएस के ज्यादा क्लोज थे, अमेरिका हमें सपोर्ट करता था। बाद में हम लोग प्रो टू यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन ने भारत की बहुत मदद की स्पेस में, रशिया ने बहुत मदद की। तो आज वो सारे पिक्चर्स आपको क्लियर होने वाले हैं। तो इनसेट प्रोग्राम जो है ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्राम था, जो स्पेस डिपार्टमेंट के लिए, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लिए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए, और जो आकाशवाणी होती है, डीडी और है ना आकाशवाणी, रेडियो इत्यादि, उन सब के लिए जो शुरुआत की गई वो इनसेट से की गई। और सबसे पहला जो इनसेट 1 सीरीज आया वो हमने 4 उपग्रहों की फोर्ड कॉरपोरेशन, शुरुआत में हमने फोर्ड कॉरपोरेशन जो अमेरिकन बेस्ड एक कंपनी है उनकी मदद से जो है, और बाद में फिर है ना नासा के द्वारा, तो नासा के द्वारा फर्स्ट, और 3 हमने यूरोपियन स्पेस एजेंसीज की मदद से। तो ये एक स्वदेशी श्रृंखला है जिसमें इनसेट की मदद से हमने इन सभी एरियाज में कम्युनिकेशन, स्पेस डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजी और आकाशवाणी। तो सबसे पहला बात आता है कि भारत में, आपको याद आ रहा होगा 1982 में वी हैव ऑर्गेनाइज्ड एशियन गेम्स, और उन एशियंस गेम को पूरे विश्व में ब्रॉडकास्ट करने के लिए वी सेंट इनसैट 1A, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर 5 मंथ इट गॉट शॉर्ट सर्किट और इसलिए बर्न हो गया ये। उसके बाद इनसैट 1B आया, और यहां पर धीरे धीरे कंप्यूटर का युग भारत में शुरू हो रहा था। कैन यू गिव मी द नेम जिनके कारण भारत में कंप्यूटर क्रांति आई?
एज ए पीएम ही वाज राजीव गांधी, बट सैम पेट्रोडा को वो अमेरिका से लेकर आए और उन्होंने भारत को एक आईटी हब बनाने की जो इनिशिएट, जो आज भी है, भारत का जो पहला एफडीआई भी जो आया था, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट वाज आल्सो केम इन वेयर, इन टेलीकॉम सेक्टर इन 1991 आफ्टर एलपीजी। उसके बाद एफडीआई में ही निवेश आया था। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको थ्योरेटिकली जरूर पता होने चाहिए। आज भी भारत में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन जनरल बात करूं तो ये टेलीकॉम सेक्टर ही है। तो दूर संचार क्रांति के लिए इनसैट 1 भी भेजा गया। इसके बाद देखिए भारत में कुछ ऐसी पहल शुरू हो गई कि इंडिया में कंप्यूटर पॉलिसीज, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सी डॉट का मतलब क्या है, टेलीमेटिक्स, टेलीमेटिक्स का मतलब कि जो कम्युनिकेशंस वगैरह है उसको पूरा कंट्रोल करना, इसकी पॉलिसी 1986 में आई। 1986 में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी वहीं बना। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग 1987 में आया और इसी की मदद से, ये इट वाज लोकेटेड इन पुणे, और इसी की मदद से भारत में सुपर कंप्यूटर के जो क्रांति आई विजय पी भटकल के अंडर गाइडेंस में, वो सीडेक की मदद से आई, और जो परम सीरीज चली है वो यहीं से चली है। नेशनल इंफॉर्मेटिका सेंटर्स जो भारत के ज्यादातर जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वो यही बनाता है, एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिका सेंटर, एनईटी और पब्लिक कॉल ऑफिस, तो ये आया। फिर एसटीडी आया। कैन यू रिकॉल, यदि आप आज के युग के हैं तो आपने मोबाइल से पहले का युग देखा ही नहीं है। आई हैव सीन दैट इरा कि जो है कॉल के लिए कई 50-100 रुपए उस समय जो वैल्यूएबल होते थे, इतने रुपए लग जाते थे मुश्किल से कुछ 10 से 15 मिनट के कॉल में। दिस इज द सिनेरियो। तो धीरे धीरे देखिए आज की तारीख में तो बहुत ही सॉफ्ट चीजें हो गई है। वी कैन इजीली रिचार्ज 249, दैट इज अ वेरी मीगर अमाउंट। दैट टाइम इवन 10 मिनट कॉल इज यू हैव टू पे 50 to 100 रुपीज। सो इसके साथ में क्या हुआ, पहली बार एफडीआई टेलीकॉम सेक्टर में आया, शेयर मार्केट, सेंसेक्स, बैंकिंग के सेक्टर में हमने इंप्रूवमेंट करने के लिए लगातार नए नए सैटेलाइट भेजे। 1990 के दशक में नासा की मदद से 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे, वो आर्थिक सुधारों को डेलिबरेटली लाया गया था। भारत के पास, आपको याद आ रहा होगा, फॉरेन रिजर्व ओनली 14 डेज का बचा था, और तब हमें जो है अंतरिक्ष में ये सब जो चेंजमेंट हो रहे हैं उनको डिप्लॉय इंप्लीमेंट करने के लिए हमें इनसेट की जरूरत थी, तो 1D भेजा। अब क्या होता है, नासा के साथ हमने ये देख लिया कि अमेरिका प्रो टू पाकिस्तान था उन दिनों में, और इसीलिए नासा हमें कई चीजों के लिए मना कर रहा था। जैसे मैंने आपको एक बार बताया होगा कि सुपर कंप्यूटर की जो मदद है, सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, दे हैड डिनाइड अस। इवन फोर्ड कॉर्पोरेशन को भी उन्होंने मना कर दिया था बाद में कि आप इंडिया को मदद नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया वाज प्रो यूएसएसआर इन दोज इरा, बिकॉज अमेरिका ओपनली ओवर्टली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। तो हमारा अंतरिक्ष के दौर में यूरोपियन यूनियन से हमने क्लोजनेस स्थापित की। सैटेलाइट लॉन्चिंग ट्रेटी स्थापित हुई भारत की 1992 में, और कोरू से हमने बहुत से सैटेलाइट भेजे। इसीलिए जो जीसैट वगैरह ज्यादातर कोरू से भेजे गए, जो कि फ्रेंच गुयाना में। यूएसए में जो नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये 1958 में ही स्थापित हो गई थी वॉशिंगटन में। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, पेरिस में, और इसकी स्थापना 30 मई 1975 को हुई है। तो 1992 से 2012 तक भारत का समझौता था, और हमें बहुत सपोर्ट मिला। हमने बहुत सारे सैटेलाइट फ्रांस और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज की मदद से भेजना शुरू किया। इनसेट 2 में हमने देखिए यूरोपियन सहयोग की मदद से सभी उपग्रह, आईसैक मैंने आपको बताया था कि जो इसरो सैटेलाइट सेंटर है, इंडियन सैटेलाइट सेंटर्स जो बेंगलुरु में मुख्यालय, तो यहां पर अब ये सैटेलाइट बनना भी शुरू हो गए। पहला स्वदेशी इनसेट कौन सा था, 2A, याद रखना। 2A वाज द फर्स्ट इंडिजीनियस इनसेट। हमने अब दूसरों पर डिपेंडेंस खत्म कर दी थी, हम अपने ट्रांसपॉन्डर, बैंड्स इत्यादि बनाना स्टार्ट कर रहे थे। और आपको याद आ रहा होगा जो टैक्स रिफॉर्म कमेटी थी, दैट वाज चिलैया कमेटी, एंड जो ट्रेड रिफॉर्म कमेटी थी, सी रंगराजन, और अगेन जो कंज्यूमर सर्विसेज के लिए जो रिफॉर्म्स किए गए, इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म किए गए, दीज ऑल वर डन बाय इनसेट 2A, जो कि एक इंडिजिनाइज्ड
इनसेट था। उसके बाद में देखिए एसटीडी का दौर शुरू होता है 1993 से 2B की मदद से। तो लगातार देखिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट हुआ, मोबाइल इंटरनेट की शुरुआत हुई। आपको याद आ रहा होगा कि 1990 के ही दशक में वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना होती है ना। और 1996 में क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारी के साथ भारत में मॉडर्नाइजेशन का संकेत गया कि हमने जो है ना ब्रॉडबैंड किया उसे। ऑनलाइन शेयर मार्केटिंग की शुरुआत हुई। याहू नाम का आपको पता ही है कि याहू सबसे पहला एक वेब जो है सर्च इंजन के तौर पे याहू आया। याहू वाज अ सर्च इंजन, है ना। डू यू हैव एन आइडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, क्या अंतर है इनमें? उसके बाद में देखिए हमने ताकतवर के बैंड ट्रांसपॉन्डर, जैसे के बैंड, का बैंड, मतलब समझ रहे हैं आप कि हमारी जो रेंज है वो बढ़ती जा रही है। उसके बाद में देखिए लाइव टेलीकास्टिंग शुरू हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग शुरू हुआ, मोबाइल सैटेलाइट से हम लोगों ने मोबाइल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया था। जहाज की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लग सकता था, किसी भी प्रकार का जो हंटिंग है, खोज वगैरह है, प्रोटेक्शन इत्यादि के लिए हमने जो है सैटेलाइट लगाना शुरू किया। CNN, IBN जो चैनल है, जो अमेरिका का है, जो है बिजनेस रिलेटेड है, उसका लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ। केबल टीवी आना शुरू हुआ। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हुई। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के लिए ये जो सैटेलाइट्स थे बहुत मदद कर रहे थे। और उसके बाद में भारत में इनसैट 2D आया। ये भी शॉर्ट सर्किट के कारण जल गया, लेकिन मोबाइल इंटरनेट में इसने मदद की। अब 1999 में आपको याद आ रहा होगा हमने कल्पना 1 भेजा था, क्योंकि कल्पना जो है, कल्पना चावला, वो 2003 में ही कोलंबियन जहाज का जो ट्रेजेडी हुआ उसमें 7 लोग मारे गए। तो वहां पर कल्पना नाम से हमने एक जो है क्लाइमेट रिलेटेड, एनवायरमेंट रिलेटेड सैटेलाइट भेजे। तो इनसैट 2E ये भारत का फर्स्ट क्लाइमेट एनवायरमेंट बेस्ड सैटेलाइट था। इनसैट 3 आया 2013 में। ये जो 3 सैटेलाइट हैं, तीनों ही सैटेलाइट याद रखना, इनसैट 2E, कल्पना 1 और इनसैट 3, ये तीनों क्लाइमेट रिसर्च से रिलेटेड हमने सैटेलाइट भेजे थे। ये कभी भी आपको मिलान करने के लिए आ सकते हैं यदि वो हिस्टोरिकल चीजें आपसे पूछना चाहें। हमने धीरे धीरे इनमें जो ट्रांसपॉन्डर्स हैं उनकी रेंज बढ़ाई। हमने VHRR, वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटर, चार्ज कपल डिवाइसेस, 2 बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट लगाए टू स्टडी द क्लाइमेट। हमने अलग अलग प्रकार के बैंड पर काम करना स्टार्ट किया। और फाइनली क्या होता है, भारत में एक मोबाइल क्रांति, इंटरनेट क्रांति आती है। एक कॉमन पीपल कैन कनेक्ट नाउ। और यहां पर जो विद्या वाहिनी है, प्राइमरी स्कूल्स में एजुकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए स्कूल्स के लिए, विद्या वाहिनी नाम का जो है डेडिकेटेड इनसैट 3B का ये पार्ट था, विद्या वाहिनी। फिर हमने देखिए ज्ञान वाहिनी भेजा, वो था यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए। टेलीमेडिसिन, सुदूर दूर बैठे बैठे हम आसानी से डॉक्टर से कंसल्ट कर सके, ये स्टार्ट हुआ। तो विद्या वाहिनी की मदद से प्राइमरी स्कूल्स। शिक्षा क्रांति में जो उपग्रहों ने क्रांति लाई है वो इनसैट 3B है, जो कि हमने अभी देखा यहां पर, इनसैट 3B। इसके बाद में एडवीसैट 2003 में और जीसैट 14, ये एजुकेशन से रिलेटेड थे। ज्ञान वाहिनी की मदद से हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी के लिए। टेलीमेडिसिन से तो दूर दराज के इलाकों में स्पेशलिटी, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, उनसे विलेज लेवल पर, रूरल लेवल पर कैसे कनेक्ट होंगे और आसानी से कंसल्ट किया जा सकेगा। तो इन सब से जो भारत का DPSP है, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ DPSP, राइट। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है भारत के जो है नीति निदेशक तत्व, तो अनुच्छेद 39 जो है वो पूरा करने में संभव हुआ कि भाई हमने सभी तक हेल्थ एजुकेशन को पहुंचाने की कार्रवाई शुरू की। टेलीमेडिसिन का दौर स्टार्ट हुआ। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे जो अदर एंड है, एक तरफ तो हॉस्पिटल है, दूसरी तरफ केवल कैमरा, मॉडेम, कंप्यूटर और जो बीमारियों को पहचानने वाले कुछ सेंसर इंस्ट्रूमेंट्स इत्यादि की जरूरत पड़ी। तो टेलीमेडिसिन से ओवरऑल क्या हुआ, हेल्थ जो है रीच टू एवरीवन एंड कॉस्ट वाज डिक्रीज्ड, लागत कम हो गई। एंड राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कॉमन पीपल है उस तक ये सर्विसेज पहुंचाना आसान हो गया। टेलीमेडिसिन का धीरे धीरे विस्तार हुआ और वर्चुअल मेडिकल लैब, रिमोटली बैठे बैठे आप आसानी से जो है
जैसे अंडमान निकोबार के जो लोग हैं वो आसानी से तिरुवनंतपुरम के अस्पतालों से जोड़ा जा सकता था, लक्षद्वीप के लोगों से जोड़ा जा सकता था, कोलकाता से जो है हम लोग अंडमान निकोबार के लोगों को जोड़ सकते थे। तो इस प्रकार से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बाद में भारत को बहुत सपोर्ट किया। 3C, 3A, 3E, 3D ये सब भेजे गए और इसके बाद साथ ही साथ हमने जो इंडियन ओशन है उस पर भी अपनी जो कैपेसिटी है वो बिल्डअप की। आत्मनिर्भर बना भारत, है ना, सेल्फ रिलायंट हो गया इस पूरे इंडियन जो ओशन रीजन है इसमें। मौसम की जानकारी के लिए जो साइक्लोन्स आते हैं उनके लिए हमें डिटेल स्टडी की आवश्यकता होती है ओशन की, बिकॉज आपको पता होना चाहिए जो साइक्लोन्स आते हैं वो 0 डिग्री मतलब इक्वेटर से ऊपर 6 से जो 10 डिग्री का जो रीजन है 6 डिग्री टू 10 डिग्री, यहां पर यदि ओशन टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए और नीचे के कुछ 50 टू 60 मीटर्स तक ओशन में, तब साइक्लोन बनने की पूरी संभावना होती है और आसपास की वायु चारों तरफ से आ जाती है। तो इन सब सॉल्यूशंस के लिए हमने लगातार अलग अलग इनसेट सीरीज को स्टार्ट करना शुरू किया और हमने ओवरऑल डायरेक्ट टू होम टीवी कलेक्शन, मल्टीमीडिया, है ना, मल्टीमीडिया क्या होता है बता दीजिए, है ना। मल्टीमीडिया में होता है टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, राइट, और एनिमेशन। एनिमेशन ये 5 चीजें होती है। तो पहले के समय में फोन कैसे आते थे, सिंपली टेक्स्ट बेस्ड थे, फिर मल्टीमीडिया आ गए। तो इस प्रकार से भारत में इनसेट 4A की मदद से डायरेक्ट टू होम सेवा, राइट, आजकल तो IPTV का दौर आ गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन का। इनसेट 4B की मदद से स्मार्टफोन की परिकल्पना, स्मार्टफोन में जो 4G फास्ट इंटरनेट की जरूरत है, 4G तो हमने वैसे ऑप्टिकल फाइबर पे पूरी तरह से कनेक्ट किया हुआ है ना। तो यहां पर सोशल नेटवर्क सब कुछ स्टार्ट हो गया। ओवरऑल आप देखिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सैटेलाइट्स ने कितना ग्रास रूट लेवल पर काम किया। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सभी चीजें एक हॉलिस्टिक एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। जीसेट की सीरीज, इसके बाद जीसेट सीरीज का बनना स्टार्ट हुआ। इनसेट के बाद जीसेट आया और जीसेट हमने कुछ तो कोरू से और बाद में GSLV के बनने पर हमने अपने ही सरजमी, हमारी जो जमी है वहां से भेजना शुरू किया। क्रायोजेनिक इंजन में सफलता आने के बाद लॉन्चिंग मार्केट में भी भारत आत्मनिर्भर हो गया, है ना, कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट। तो इसरो के सामने कुछ चुनौतियां रहीं। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम उपग्रह ये अग्रणी स्थिति में बनाए रखना कि भारत में दुनिया के सभी देश ज्यादा से ज्यादा भारत से सैटेलाइट को भेजें। PSLV को लगातार एडवांस्ड और फुल प्रूफ बना दिया गया कि कोई किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है, कभी भी मतलब क्रैश की संभावना कम से कम। तो ये एक चुनौती है और चुनौती बखूबी निभाई है। भारी उपग्रहों के लॉन्चिंग मार्केट में प्रयोग करना, देखिए अब तक हम स्मॉल सैटेलाइट को स्पेस में भेज रहे थे, अब भारी भरकम सैटेलाइट को अब स्पेस में भेजेंगे। तो दोस्तों हमने इनसेट का पूरा एक डिप्लॉयमेंट कैसे हुआ वो पढ़ा, कैसे जो है एक ट्रैक वाइज डेवलपमेंट हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जीसैट और बहुत ही इंपॉर्टेंट भारत के जो महत्वाकांक्षी एम्बिशियस प्रोजेक्ट उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। आने वाले समय में हमें अपने सैटेलाइट जब बाहर से भेजने होते हैं तो बहुत कैश देना होता है। GSLV D5 2014 में जब सफलता प्राप्त हुई उसके बाद हम लोग सेल्फ रिलायंट हो गए। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से क्या होगा, हम तेजी के साथ में बार बार पूरा डेवलपमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रॉकेट लॉन्चर को, है ना, क्विकली डिप्लॉय होता जाएगा और ये हम लोग अमेरिका से सहयोग लेंगे इसका। अब अमेरिका से हमारे अच्छे संबंध भी हैं तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखेंगे हम लोग आगे, बहुत से ऐसे MOU साइन होते रहते हैं। और हमें सबसे इंपॉर्टेंट डीप स्पेस प्रोग्राम पर भी अब काम करना तेजी से स्टार्ट करना चाहिए। इस पैंडेमिक के दौरान बहुत ज्यादा डेडलॉक देखने को मिला, तो अब ये सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। तो आई थिंक भारत एक वाकई में उभरती हुई ताकत है स्पेस में, लेकिन अभी बहुत से ऐसे जो माइलस्टोन हैं अचीव करने हैं और एक्यूरेसी नो डाउट भारत की बहुत अच्छी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, लास्ट लेक्चर होगा नेक्स्ट फॉर द स्पेस टेक्नोलॉजी। सो फॉर टुडे, जय हिंद दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंजॉय योर लाइफ, थैंक यू सो मच।